हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स। काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर थ्योरी बेस्ड बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। इसको इसको बिल्कुल इस प्रकार से पढ़ाएंगे क्योंकि ये 12th का टॉपिक है। इससे पहले जो हमने लिया था वो सर्कल था, तो उसको हमने थोड़ा सा फास्ट चलाया था। ठीक है बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं चैप्टर वेक्टर। आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। लिखने का समय बचा लिया है ऑलरेडी, पहले से लिखा हुआ है, तो आपके काम आएगा। तो आपको बस ध्यान से सुनना है और आप स्क्रीनशॉट लेके आपके नोट्स भी तैयार हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। राइट, तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप समझें कि स्केलर क्या है। ठीक है, एक स्केलर होगा और एक वेक्टर होगा। स्केलर का मेरा मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, राइट, और वेक्टर से मेरा मतलब है कि मैग्नीट्यूड साथ साथ उसका डायरेक्शन, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसा कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जब वेलोसिटी की लेट से बात करें, तो वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको मालूम है और उसकी डायरेक्शन नहीं पता, तो इससे पूरी भावनाएं चेंज हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट सेम, फोर्स सेम। कि आप जैसे अगर कोई बॉक्स है और आपको इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में पुश करना है, तो आपको फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगाना होगा। और कितने मैग्नीट्यूड से लगाओ ताकि ये बॉक्स इस तरफ शिफ्ट होने लगे, तो उसका मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड दोनों एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मास हुआ, लेंथ हुआ, डिस्टेंस हुआ, स्पीड हुआ, इन सब की कोई डायरेक्शन नहीं होती। राइट, मैं कोई नहीं होता आपको ये बताने वाला, यू नो दैट वेरी वेरी वेल, क्योंकि आप फिजिक्स में काफी आगे बढ़ चुके हैं, आपको बहुत कुछ पता है। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है वेक्टर और स्केलर। तो उसके लिए मैथ्स की दुनिया में वेक्टर का नाम होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, डायरेक्टेड क्यों बोल रहे हैं? एनी गिवन पोर्शन ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन वेयर टू एंड पॉइंट्स आर डिस्टिंग्विश्ड। देखिए, वो दो एंड पॉइंट कोई भी अरे गरे एंड पॉइंट नहीं है। एक उनका स्टार्ट पॉइंट है, दैट इज इनिशियल, और एक उनका एंड पॉइंट है, दैट इज टर्मिनल। आपको पता है कि वेक्टर में जैसे ये एक लाइन है इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, तो मैंने एक ए पॉइंट चूज किया, मैंने बी पॉइंट चूज किया, और ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए से बी मैंने इसको डायरेक्शन दी। तो बच्चों, ये जो लेंथ होगी दैट इज मैग्नीट्यूड, और ए से बी इसका क्या हो गया? डायरेक्शन। दिस इज नोन एज वेक्टर। इसका मतलब मैं बहुत ईमानदारी से ये क्लेम कर सकता हूँ कि बी से ए अगर मैं डायरेक्शन देता हूँ, तो ये दोनों बातें अलग होंगी, बिकॉज अभी मैंने आपको समझाया कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया जाए, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। राइट, तो ए बी वेक्टर या ए बी जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है और बी ए जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इन दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, सो इट इज रिटन हियर, इट मस्ट बी थॉट एज डिफरेंट। राइट, सो अब वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। बहुत पढ़े लिखे भाषा में बात करेंगे भैया, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलना चाहिए हमको। एवरी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हैज थ्री एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। जल्दी जल्दी बताओ फिर क्या होते हैं। तो बच्चों, मेरे हिसाब से पहला तो होता है उसका लेंथ, ऑब्वियसली हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड सेकंड इज ऑब्वियसली लेंथ, डायरेक्शन होता है। थर्ड, एक होता है सपोर्ट। व्हाट इज सपोर्ट? बच्चों, ये इसको कहाँ से कट किया था आपने? इनफाइनाइट लेंथ की जो लाइन थी वहीं से। तो अ लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ of which directed line segment is a part is called its line of support or simply support। जैसे कि इसकी सपोर्ट की बात करें, बी ए वेक्टर की सपोर्ट की बात करें, तो ये वाली लाइन जहां से आपने इनिशियल और टर्मिनल सेलेक्ट किए थे। ठीक है, जस्ट लैंग्वेज है, लोड मत लीजिए जरा। कुछ स्पेशल वेक्टर्स होते हैं बच्चों, नाम से समझ में आ जाते हैं, बहुत बढ़िया इंग्लिश लिखी होती है। जीरो वेक्टर, नाम से समझ में आ रहा है। वेक्टर की दुनिया में बात करें तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों बराबर हो जाएं। तो डायरेक्शन का तो सेंस है, पर डायरेक्शन आपके मन की डायरेक्शन होगी बच्चों, आर्बिट्री डायरेक्शन, दैट इज इंग्लिश में आर्बिट्री। अपनी भाषा में बोले तो आपके मन, आपको जो लेना है भाई, आपको जैसा मन करे, बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड इज यूनिट वेक्टर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमको मास्टर करना है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर क्या है?
देखो नाम से समझ में आ रहा है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमको क्या रखना है 1। मेरे मन में हमेशा सवाल उठता है कि इसका क्या काम है। तो देखो इसका बहुत बढ़िया रोल है यहाँ पर इस पूरे वेक्टर चैप्टर में। सो अगेन थ्योरी वाइज तो इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ वन दैट इज यूनिटी इन डायरेक्शन ऑफ ए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब अगर मैं ए वेक्टर की बात करूं तो बच्चों ए वेक्टर के पास उसका एक मैग्नीट्यूड है और एक जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को मैं ऐसे लिखता हूँ। इसका मतलब सर आप ऐसा बोल रहे हो कि कोई आर वेक्टर है तो उस आर वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन यानी कि कैप। बिल्कुल सही। इसका मतलब मैं क्लेम कर रहा हूं कि किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, आप इसको ऐसा मत मानिए, ये उसकी डायरेक्शन। ठीक है सर। इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगेन मैं इसको लिख देता हूँ आर वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड टू उसका यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब कि ए की डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर की अगर डायरेक्शन निकालनी है बच्चों तो बिल्कुल मेरे साथ बोल दो कि आपको उसका यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है। ठीक है। दिस वेक्टर इज यूज टू इम्पार्ट डायरेक्शन टू अ फिजिकल क्वांटिटी। बहुत बढ़िया, देखो बहुत अच्छे से लिखा भी हुआ है। ठीक है। लाइक वेक्टर क्या होते हैं भैया, लाइक वेक्टर हम उसको बोलेंगे जिसका सेम सेंस हो यानी कि सेम डायरेक्शन हो। जैसे कि ये जो एक वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में है, बी भी इस डायरेक्शन में है, तो मेरे को हक है कि मैं ये बोल पाऊं कि ये दोनों लाइक वेक्टर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई। इसका मतलब जैसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ए की डायरेक्शन क्या है, ए कैप, बी की डायरेक्शन भी ए कैप है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है, लाइक डायरेक्शन, यानी कि इनको अगर प्लॉट करेंगे आप तो आपको इनको एक ही डायरेक्शन प्लॉट करना चाहिए। ठीक है भाई। अनलाइक नाम से समझ में आ गया कि एक अगर इस तरफ है तो एक इस तरफ हो जाए। जैसे कि अगर एक ऐप की तरफ है तो दूसरा माइनस एक ऐप की तरफ हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर। अगली बात करें पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यहाँ पर पैरेलल और कोलिनियर में फर्क नहीं है। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक और अनलाइक वेक्टर दोनों ही वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर, बिकॉज फ्री वेक्टर पे डील करना होता है जेई में, है ना। फ्री वेक्टर में डील करना है। फ्री वेक्टर क्या होते हैं सर भाई, अगर एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और एक इसके पैरेलल वेक्टर है बी वेक्टर, तो आप इसको पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो। बस डायरेक्शन चेंज मत करना और मैग्नीट्यूड चेंज मत करना। इसका मतलब ये ऊपर नीचे कहीं भी ट्रैवल कर सकता है विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। दैट इज नोन एज फ्री वेक्टर। क्लियर है। चलिए, बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, यूनिट वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर हमको गिवन है, बी वेक्टर हमको यहाँ से गिवन है, तो आप इस पर आराम से काम कर सकते हो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बच्चों काम क्या करना होता है, ध्यान से सुन लो। ए वेक्टर दिए हुए हैं, देखो ये समझो जरा, कोई भी वेक्टर के ये 3 4 और -5 क्या है, ये इसके कंपोनेंट है यानी कि प्रोजेक्शन है। आगे जाके हम इस पर बात करेंगे, अभी बेसिक बात कर लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बच्चों, कोई भी वेक्टर अगर लिखा हुआ है XI, YJ और ZK, तो उसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चों √x² + y² + z²। फिजिक्स में आपने इतना पढ़ा होता है तो इतना तो मैं भरोसा कर सकता हूँ। और अगर ये बात समझ में नहीं आती तो रेस्ट इन पीस योर फिजिक्स, मतलब क्या ही होगा उसमें, कहाँ ही आप पहुंच पाए होगे। तो ऑब्वियसली आप अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पढ़ाई के क्षेत्र में कहीं ना कहीं हैं तो आपके काम का है। चलिए, तो मैग्नीट्यूड निकाल दिया, डिवाइड कर दिया वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमको एक ही डायरेक्शन मिल गई, दैट इज एक है। दूसरा क्वेश्चन है भाई, एक्स कंपोनेंट ए दे दिया है, वाई कंपोनेंट B+C दे दिया है और जेड कंपोनेंट सी दे दिया है। उसी खूबसूरती के साथ अपना मैग्नीट्यूड निकाला और उसको डिवाइड करा दिया किससे, गिवन वेक्टर से, तो हमको एक ही डायरेक्शन दैट इज एक है। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझना कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो और रिप्रेजेंट करता हो सेम फिजिकल क्वांटिटी को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बच्चे मिस कर देते हैं, है ना। तो रिप्रेजेंट करना चाहिए सेम फिजिकल क्वांटिटी को, तभी मैं बोलूंगा कि वो इक्वल वेक्टर है। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो उसमें बच्चों अगर ये दो बातें लिखी हैं तो इतना काफी नहीं है, ये भी मेंशन होना चाहिए।
ठीक है साहब। ये क्या होता है कि अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, ये इसका इनिशियल और ये इसका टर्मिनल। तो बच्चों मैंने आपसे पूछा कि टू ए वेक्टर क्या होगा, तो तुमको समझ में आ रहा है कि सर आपने जब टू ए वेक्टर किया, इसका मतलब आपने डायरेक्शन के साथ छेड़खानी नहीं करी, बट आपने इसके मैग्नीट्यूड को डबल बना दिया। डबल बना दिया इसका मतलब इतना ही पार्ट और एक्टिवेट हो गया इसमें, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। इसका मतलब इट्स इट रिप्रेजेंट अ वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज मॉड एम, मतलब जिसका आपने मल्टीप्लाई करा है उतने टाइम्स हो जाता है, ठीक है। डायरेक्शन बच्चों वही रहेगी। तो यानी कि अगर मैं किसी वेक्टर में प्री मल्टीप्लाई एम का करूं या पोस्ट मल्टीप्लाई एम का करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है साहब। किसी वेक्टर को मैं एन टाइम्स करूं और उसको एम टाइम्स कर दूं, या फिर पहले एम टाइम्स करूं फिर एन टाइम्स कर दूं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी वेक्टर को मैं एम प्लस एन टाइम्स करूं या फिर एम टाइम्स वाले ए वेक्टर को एन टाइम्स वाले ए वेक्टर में ऐड करूं, तब भी फर्क नहीं पड़ता। और किसी ए प्लस बी दोनों वेक्टर को मैं एम टाइम्स मल्टीप्लाई करूं या फिर एम टाइम्स ए को और एम टाइम्स बी को ऐड कर दूं, तो भी ये सेम बात है। इसका मतलब ये अलजेब्रा आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि हम जब सवाल करते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि वेक्टर का अलजेब्रा कैसे काम है। ठीक है सर। कोलिनियर वेक्टर क्या होंगे, देखो, दो वेक्टर आर सेट टू बी कोलिनियर वेक्टर इफ देयर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आर पैरेलल डिसरिगार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, डिसरिगार्ड ऑफ द डायरेक्शन। मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको भाई कि लाइक हो या अनलाइक हो, लोड ही नहीं लेना जीवन में, है ना। यहाँ पर आके बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो पहले वेक्टर को, पहले वो कोलिनियर और पैरेलल, उसके लिए अलग अलग चीजें होती हैं, है ना। यहाँ पर आके आपको समझना पड़ेगा फ्री वेक्टर की नजर से इसको समझ। इट इज ऑलरेडी रिटन, वेक्टर्स आर फ्री इन स्पेस, दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड एनीवेयर इन प्लेन, मतलब आपका राज है भाई, जहां लेके जाना है जब। नोट समझते हैं, दो नॉन जीरो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है और वो कोलिनियर है। अब यहाँ से मामला बड़ा स्टार्ट हो जाता है बच्चे। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं, इसका मतलब है क्या, या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या तो सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, लेकिन उनका फर्क क्या होगा। जैसे ये दो वेक्टर कोलिनियर है, तो यानी कि अगर इसका मैग्नीट्यूड लेट से x1 है तो इसका मैग्नीट्यूड x2 होगा, बाकी दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब अगर मैं इस वाले वेक्टर को लिखूं लेट से a वेक्टर, तो मुझे लिखना चाहिए x1 a कैप, और इसको अगर मैं b वेक्टर लिख रहा हूं तो मुझे लिखना चाहिए x2 a कैप। तो बच्चों ए कैप की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, समझो जरा, यहां से इस वाली इक्वेशन से ए कैप की जगह मैं लिख सकता हूँ x2 अपॉन x1 ए वेक्टर, आया ना। और इसको मैं कुछ भी बोल दूं, लैम्डा बोल दूं, तो ये b बराबर लैम्डा ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर दिया, ये रिप्रेजेंट कर दिया कि दोनों वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। उसी में अगर उस लैम्डा की वैल्यू, यानी यानी कि मैंने यहाँ के लिया है, अगर उस के की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वो लाइक वेक्टर होंगे। और के की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, एक वेक्टर इधर है तो एक वेक्टर इधर है, ठीक है, तो उसको हम अनलाइक वेक्टर बोलेंगे, पर दोनों हैं कोलिनियर। बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो और ये बहुत समझना है। अच्छा, ये और समझना होता है भाई कि अगर कोई दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर हैं, तो आपने बोल दिया ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर। लेकिन अगर वो नॉन कोलिनियर है, मतलब वो कोलिनियर नहीं है, तो बच्चों आप ऐसा लिख नहीं सकते, ये समझना पड़ेगा। सवालों में यूज करते हैं, देखो जैसे लिखा हुआ है नॉन कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर जिनके डायरेक्शंस आर नॉट पैरेलल दे आर नोन एज नॉन कोलिनियर। जैसे कि ये दो वेक्टर है, रैंडम बनाइए आप तो स्पेस में, कोई दिक्कत नहीं है देख के, राइट। अब इस रिजल्ट को समझो, इसको तो आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये आगे जाके बहुत काम आएगा, मेंस में तो भर के काम आता है। भाई साहब ए वेक्टर बी वेक्टर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिखने में कोई गड़बड़ नहीं है, आप मेरी बात मानो, लिखने में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा। तो बच्चों अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया, जरा मेरी बात समझना, आपने इसको ऐसा लिख दिया, इसका मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हो, आप बोलना चाह रहे हो एक्स बराबर या फिर ए वेक्टर बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स बी वेक्टर। इसका मतलब आपने गलती से ये बोल दिया कि अगर आप इतना लिख के आगे बढ़ गए तो इसका मतलब है कि ए वेक्टर बी वेक्टर कोलिनियर है, लेकिन ये तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि नॉन कोलिनियर।
तो क्या सर मैं ऐसा लिख नहीं सकता? भाई लिख सकता है, लेकिन अगर ये नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब इसको तुम तभी लिख सकते हो जब ये जीरो इस एक्स और वाई के कारण हो। यानी कि कोलिनियर तो होंगे नहीं। अगर ये कोई दो अलग अलग वैल्यू ले ले, लेट्स से 1 और 2 ले ले, इसका मतलब तो ये कोलिनियर हो गए, क्योंकि आप इसको बी बराबर लेमडा ए के टाइम्स लिख सकते हो, या ए को म्यू टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हो, और इसका मतलब तो कोलिनियर होता है, जो अभी हमने समझा। इसीलिए बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर कभी भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर के लिए कहानी लिखी गई है, तो एक्स और वाई दोनों एट आ टाइम जीरो होने चाहिए, एट अ टाइम जीरो होने चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मतलब मैं अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन बोलूं कि एक वेक्टर है x-1 या x² - 1 ए वेक्टर प्लस x-1 बी वेक्टर, और मैं गिवन दे दूं कि ए और बी नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर, मैंने ये रख दिया। अब मैं कुछ, मेरे को कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू बताओ, तो बच्चों एक्स की वैल्यू वन ही होगी। वन क्यों? क्योंकि वन पर ये भी जीरो और ये भी जीरो एट अ टाइम। -1 नहीं हो सकती, क्योंकि -1 में ये जीरो है, ये जीरो नहीं है, तो वो तो नल वेक्टर हो जाएगा फिर भी, और ऐसा गिवन नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। इसका मतलब नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, दो नॉन जीरो वेक्टर, नॉन कोलिनियर वेक्टर, इनके बहुत टेक्निकल नाम होता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ऑब्वियसली, क्योंकि उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पा। लेकिन कोलिनियर वेक्टर कैसे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों बच्चों? भाई मैं उनको लीनियर फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहा हूँ ना, ये देखो इक्वेशन बना के लिख पा रहा हूँ। उसको नहीं लिख पा रहा हूँ, इसलिए वो लीनियरली क्या है? इंडिपेंडेंट। और ये लीनियरली क्या है? डिपेंडेंट। सवाल समझते हैं, देखना भाई, इस सवाल को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, देखो क्या लिखा हुआ है। इफ, ये आप पढ़ लो भाई, सच दैट ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, बिल्कुल किडनी में दर्द हो जाना चाहिए, ए और बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर, देन जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो बढ़िया फ्लेवर का सवाल है कि भाई अगर ए और बी वेक्टर नॉन कोलिनियर है, तो आप उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख ही नहीं सकते, मतलब कि उनको इस प्रकार से नहीं लिख सकते, दैट इज नोन एज लीनियर कॉम्बिनेशन। सो इफ इट इज रिटर्न, देन इट इज ओनली पॉसिबल जब ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो एट अ टाइम। तो हमने वर्किंग में क्या कर दिया, हमने इसको जीरो किया, इसका मतलब साइन थीटा 1/2 हो, और साथ ही साथ कॉस थीटा 2/3। इसका मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री एक्टिवेट हो गई है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो कौन सा एंगल पे ये काम हो पा रहा है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6 पे हो पा रहा है। और मैं आपको बोलता हूँ कि इसका नाम 2n पाई है, तो इस एरो का जनरल नाम हो जाएगा 2n पाई प्लस π/6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। पी निकालना है। अगर ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर आपको गिवन है, और बोल दिया कोलिनियर वेक्टर है, तो साहब क्या ही फर्क पड़ता है? क्या दिया हुआ है? अगर ए और बी वेक्टर कोलिनियर है, इसका मतलब आप ए को क्या लिख सकते हो? ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, क्योंकि ए और बी अगर कोलिनियर वेक्टर है, तो ए को आप के टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हो ना। इसको अपन चेंज कर देते हैं, इसको चेंज करके इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, राइट? तो अब यहाँ पर बताओ अच्छे बच्चों, टाइप बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ए वेक्टर बराबर के टाइम्स बी वेक्टर। इक्वेट कर दो, क्योंकि इक्वल वेक्टर तभी हो सकते हैं जब हर एक कंपोनेंट बराबर हो। तो एक्स कंपोनेंट यानी आई के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, वाई के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, और जेड के कोफिशिएंट को कंपेयर किया। तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई 1/p, यहाँ से के की वैल्यू आ गई, तो पी की वैल्यू कितनी निकल कर आई? -1 और 1। अब आप सोचो, यहाँ से वैल्यू कुछ और आ रही है और यहाँ से वैल्यू कुछ और आ रही है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर किसी भी पी के लिए कोलिनियर नहीं हो सकते, बिकॉज उनको मैं ऐसे नहीं लिख पा रहा हूँ। बिकॉज ऐसे लिखने पर के की दो वैल्यूज आ रही हैं भाई, ये तो एक एक इक्वेशन है, तो के की दो वैल्यूज कैसे एक्टिवेट हो सकती है? राइट? सॉरी, पी की दो वैल्यूज आ रही हैं, और पी की तो एक ही वैल्यू आनी चाहिए। आई एम सॉरी कि मैंने के बोल दिया गलती से। ठीक है, नोट समझिएगा बच्चों, दो वेक्टर हैं, अगर वो कोलिनियर वेक्टर हैं यानी कि पैरेलल वेक्टर हैं, तो वो तभी हो सकते हैं जब इस प्रकार का कोई सीन। और बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, इसको आगे हम डीआर से देखते हैं, डायरेक्शन रिसोर्स से देखते हैं। ओके, अरे इसको ऐसे आप इतना लोड मत लो, जीवन में लोड नहीं होना। ए बराबर लैम्डा बी टाइम बी वेक्टर, तो
आई कॉम्पोनेंट, जे कॉम्पोनेंट और के कॉम्पोनेंट जब आप कंपेयर करोगे तो यही तो आ जाएगा, यहाँ लैम्डा आ जाएगा, A1/B1, A2/B2 और A3/B3। आप उसको मत समझो टीआर्स की तरह, आप इसको ऐसे समझो, राइट। आई थिंक आइडिया इज वेरी क्लियर। तो ये वाला लेक्चर यहीं तक रखेंगे। एक थोड़ा सा, एक अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है बच्चों, तो हम आगे की बात करेंगे। आगे मैं प्लेन पढ़ाऊंगा आपको, इसी में फिर स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा, इसी में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर लाइन एंड प्लेन साथ में कंबाइन करके। मतलब कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम वेक्टर प्लस 3D को कंबाइन करके अच्छे से समझ लें, राइट। बहुत बड़ा इशू नहीं है, मैं आपको सिखा देंगे, लेकिन एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक कमेंट कर दीजिए कि आप देख चुके हैं, और आपको जैसा भी लगा हो, जो भी आपका फीडबैक है, और उसको शेयर कर दीजिए, है ना। शेयर करेंगे, मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो हम अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पूरा पढ़ा देंगे जल्दी से, क्योंकि सब कुछ लिख लिया है, तो जल्दी से मैं ये वाला पार्ट कवर करके हम इसके पीवाईक्यू लगा सकते हैं, और ये चैप्टर बिल्कुल ईमानदारी से बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक्स।